Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this new physics book of second year physics for class 12. It is very new physics, यानी न्यू बुक है बिल्कुल, जो अभी भी मार्केट हुई है। तो आप जो है देख सकते हैं, और एक तवील इंतज़ार था इस किताब का स्टूडेंट्स को कि कब ये आएगी ताकि परचेज़ करें, और सतदा को भी इंतज़ार था कि वो आए बुक, ताकि कंटेंट्स मालूम हो कि किस किस्म के कंटेंट्स हैं, क्या इजाफा हुआ है और क्या जो है इसमें से मामलात रिड्यूस किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स बस ये है कि जो हमारी ओल्ड फिज़िक्स थी सेकेंड ईयर फिज़िक्स की, ऑलमोस्ट वही कोर्स सब। चैप्टर 1 हीट था, पहले एक सिंगल चैप्टर नंबर 1 हीट था। अब उस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया डिफरेंट नेम देके, यानी देखा जाए तो सब कुछ वैसा ही है। तो ऑलमोस्ट मैं अगर इसको चेंज का नाम दूं तो यूँ समझ लें कि 90% बुक तो वही है। हाँ, 10 से 15% बुक तकरीबन जो है ना वो इजाफी कंटेंट इसमें आया है, तो वो देख लेंगे। तो ये आप इन कंटेंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज और क्या है मामलात। आइए स्टूडेंट्स जी, ये आ गया इसके कंटेंट्स। कंटेंट्स में 28 चैप्टर, 15 से लेकर 28 चैप्टर हैं। यानी कितने बने, अगर आप लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर जो है ना वो आपके सामने हैं। उनके नाम भी मौजूद हैं। उनके नाम में जो पहला चैप्टर है वो मालिक्यूलर थ्योरी के हवाले से स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये जो शुरू के 3 चैप्टर हैं ये वाले, मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये ऑल फिजिक्स में पहले एक ही चैप्टर था, उसका नाम था हीट। इस पर भी अच्छा खासा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हुआ अपलोड, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी न्यू बुक के अंदर नाम चेंज कर दिए उन्होंने और उसके बाद फिर 18वां है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से इस पर गुफ्तगू होगी। एक्सक्यूज मी। उसके बाद 19 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, और अल्टरनेटिंग करंट आ जाता है फिर। तो ये जो चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के हवाले से, यानी ये जो 3 चैप्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हवाले से दिए हुए हैं। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 चैप्टर जो हैं वो यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से हैं। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड फिज़िक्स जो है वो असल में बेस है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों चैप्टर्स का एक ग्रुप उन्होंने बना दिया, अलग अलग चैप्टर के नाम से ग्रुप एक ही है। उसके बाद जो आखिर में है 24वां, रिलेटिविटी, क्वांटम फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और पार्टिकल फिज़िक्स। इन चैप्टर्स को आप एक नाम दे सकते हैं मॉडर्न फिज़िक्स का। किसका? मॉडर्न फिज़िक्स। ये मॉडर्न फिज़िक्स है, वो इसमें गुफ्तगू होगी। तो ये छोटा सा वो था इंट्रोडक्शन इस हवाले से। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं नाम वही है, यानी काम वही है, सब कुछ वैसा ही है, वो ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। ओके, सिवाय इसके के चैप्टर्स को जो है ना डिवाइड कर दिया गया है, बस दैट्स इट। तो हमारी जो तरतीब रहेगी उसमें जो है हम पहले ये पढ़ लेते हैं, चले मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहला चैप्टर है, ये आ गया चैप्टर यूनिट 15, मालिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो इंट्रोडक्शन ये बयान कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, तवज्जो रहे। We have based our study of mechanics on 3 fundamental quantities। जो हमारी मैकेनिक्स की स्टडी है, मोशन के एतबार से जो हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर बेस करती है। मास,
लेंथ एंड टाइम, ये आप शुरू से जानते हैं, मास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है मैकेनिक्स। नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके साथ हम एक और फंडामेंटल क्वांटिटी जोड़ने वाले हैं, उसका नाम है टेम्परेचर। यानी लेंथ, मास और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी शुरू से मैकेनिक्स में रही हैं, लेकिन अब एक चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका नाम टेम्परेचर है। वी हैव यूज्ड फिजिकल क्वांटिटी सच एज टोटल मास, जैसा कि हम फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, मास इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद भी मास ही होता है, क्योंकि गैस में मास को मोल्स में नापा जाता है। प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, यूनिट एरिया पर अमल करने वाले मालिक्यूलों का जो फोर्स है वो प्रेशर कहलाती है। वॉल्यूम भी इस्तेमाल करते हैं, गैस ने बर्तन में जो भी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, क्यों? टू डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की क्वालिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? मास, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। मास, फिर से बता दूँ क्या क्या है? मास, प्रेशर, मास के बाद नंबर ऑफ मोल्स है उसको ऐसे शो करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इससे क्वालिटी और कंडीशन पता चल जाती है कि उस चीज़ की कैसी है। उसके बाद देखें स्टूडेंट आगे क्या कह रहे हैं। वी नाउ वांट टू पुल सेवरल रिलेशनशिप्स टुगेदर इनटू मोर जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। यानी अब बिहेवियर ऑफ मटेरियल को मज़ीद आसान करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए इनके दरमियान कुछ कनेक्शंस बनाए गए हैं, जिससे बिहेवियर जो है और इजी हो जाता है मटेरियल्स का। एग्जाम्पल P इज इक्वल टू NRT आपने पढ़ा होगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आपने चार्ल्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी होगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या आपने वाइज लॉ की इक्वेशन पढ़ी होगी। तो ये मोर जनरलाइजेशन है जिसमें इन मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। किसी को कांस्टेंट रखते हैं, किसी को वेरिएबल मानते हैं, ये हम देखेंगे आगे। आगे कह रहे हैं आज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन दिस सिंथेसिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल। इसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल आपको याद होगा, वो ये थी, PV इज इक्वल टू NRT। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और कौन था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। 8.231 जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। वी बिगिन विद अ जनरल डिस्कशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम शुरू करते हैं, कह रहे हैं वी बिगिन विद अ जनरल डिस्कशन, एक आम बहस से हम आगाज़ कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो बहस होती है, मैटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी वो किस तरह के मॉलिक्यूलों से मटेरियल मिलकर बना है, उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। जेड क्लियर? बिल्कुल जनरल बहस है, इससे गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। देन वी डेवलप द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। फिर हम एक मॉलिक्यूलर मॉडल जनरेट करेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे मटेरियल का, जो है मॉलिक्यूलर बिहेवियर समझ जाएंगे, तो उस बुनियाद पर जो है फिर हम एक मॉडल बनाएंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल बनाएंगे आइडियल गैस के लिए। कि जो हमारी आइडियल गैस है, ये हमारे जहन में जो फर्जी गैस है, क्योंकि गैस को तो हम देख नहीं सकते, जिस तरह आम मादी असाम को देखा जाता है 3 डायमेंशनल व्यू में, इस तरह गैसेस को देखा नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि फिर उसके लिए जो है हम एक मॉलिक्यूलर मॉडल बनाएंगे ताकि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सही मायनों में समझा सके। ड्राइविंग द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, और उसकी बुनियाद पर हम आइडियल गैस का प्रेशर डेवलप करेंगे कि जो गैस होती है उसका प्रेशर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। यानी ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है जिसको अब डेवलप किया जाएगा,
उसकी बुनियाद पर गैस का प्रेशर वो जो है डिस्कस होगा, वो ड्राइव किया जाएगा। और याद होगा प्रेशर बराबर है 1/3 रो वी स्क्वायर बार, ये प्रेशर का फार्मूला भी डेवलप होगा। ये तो एक तमहीदी गुफ्तगू हो गई इस पर। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझ में आई होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन होता है। टेम्परेचर, अब पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसका, टेम्परेचर, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जिसको दर्जा हासिल है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। मिसाल के तौर पर जब कोई बॉडी जिसके मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर निकालना चाहते हैं बॉडी का, तो उसके मॉलिक्यूलों पर गौर करें, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पर गौर करें, किस तरह वो मूव कर रहे हैं, और फिर उसका एवरेज निकाल लें। उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाल लें? एवरेज निकाल लें। उस एवरेज से डिफाइन हो जाएगा कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है। दैट्स इट, भाई इतनी सी बात है। क्या करें? बॉडी की जो मॉलिक्यूलों की मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका एवरेज निकाल लें। उस एवरेज से जो है वो मॉलिक्यूलों का टेम्परेचर डिफाइन होता है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम आ रही है तो टेम्परेचर कम होगा। ये बिल्कुल सादा सी तारीफ़ है। इसकी तारीफ और भी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी बॉडी के गर्म होने या ठंडा होने का जो पैमाना है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। वो भी टेम्परेचर की तारीफ़ की गई है। एक और जहत से भी टेम्परेचर को बयान किया जाता है कि टेम्परेचर किसी बॉडी की वो खासियत है जो बताती है कि हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। क्यों? क्योंकि अगर दो बॉडीज़ हों, एक हॉट और एक कोल्ड बॉडी हो, एक गर्म जिस्म हो और एक ठंडा जिस्म हो, तो गर्म जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठंडे जिस्म का टेम्परेचर कम होगा। इससे पता चलता है कि हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। तो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। समझ रहे हैं बात को? तो इससे फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी पता चलती है टेम्परेचर के ज़रिए। खैर दोबारा यहीं आ जाए लाइंस की तरफ। हाउ डज थर्मामीटर डिवाइस हेल्प टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर बॉडी? जो थर्मोमीटर डिवाइस है, टेम्परेचर मेजर करना है ना आप किसी बॉडी का, तो उसके लिए कोई आला तो होना चाहिए। तो एक आला बनाया गया था, उसका नाम था थर्मोमीटर। आजकल तो सभी जानते हैं, उस आले से वाकिफ़ है, क्लिनिक में मौजूद होता है टेम्परेचर मालूम करने के लिए। तो ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, एक लोकल सी डायग्राम बना दी गई टेम्परेचर के हवाले से। अब टेम्परेचर की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं। देखा होगा आपने क्लिनिक में, घरों में भी लेडीज़ यूज़ रखती हैं बच्चों के टेम्परेचर वगैरह के लिए। एक्सक्यूज मी। तो कह रहे हैं कि हाउ डज थर्मामीटर डिवाइस हेल्प टू मेजर द टेम्परेचर, कि थर्मामीटर से फिर हम टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, ये डिवाइस कैसे काम करती है, कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 36 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है। समझ रहे हैं बात को? तो आइए देखें आगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इस सवाल का जो जवाब है ये हमें रहनुमाई फराहम करता है किस कॉन्सेप्ट की जानिब? थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट की जानिब। इस सवाल की जवाब में जब आप तलाश में निकलेंगे तो आपको सही मायनों में थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मिलेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को लाइटली समझ लें। वो ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें एक रूम के अंदर मुख्तलिफ बर्तनों में पानी रखा हुआ है, एक में बहुत गर्म पानी है, एक में कम गर्म पानी है, एक में उससे कम गर्म पानी है, एक बर्तन में बिल्कुल ठंडा पानी है, एक में बर्फ़ के टुकड़े आपने रख दिए हैं। यानी पानी मुख्तलिफ बर्तनों में रखा गया है, लेकिन हर पानी की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूलों की वो सेम नहीं है। बताइए थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जब आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस कमरे में आएंगे तो क्या हर बर्तन में पानी जो पहले था टेम्परेचर वही रहेगा? यानी जो आपने खोलता हुआ पानी जिस बर्तन में रखा था, क्या उस बर्तन में अभी भी उसी तरह खोलता हुआ पानी होगा? जिसमें आपने बर्फ़ के टुकड़े रखे थे, क्या उसी तरह बर्फ़ के टुकड़े मौजूद होंगे उस बर्तन में? तो इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि तमाम के तमाम जो वाटर पॉट्स हैं सब पर पानी की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी।
जब हर बर्तन की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो पता ये चला कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो किसी भी रूम में जब मुख्तलिफ अज्जा मुख्तलिफ टेम्परेचर पर होते हैं तो तमाम बॉडीज़ एक ख़ास टेम्परेचर अवेल कर लेती हैं जो रूम का टेम्परेचर होता है। तो हम ये कहते हैं कि नाउ सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब भी आपको दे दिया लेक्चर के दौरान ही। उसकी वजह यह है कि हमेशा हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर बॉडी से निकलती है, लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है। खोलते हुए पानी से निकलेगी, उससे कम गर्म पानी की तरफ जाएगी। कम गर्म पानी से हीट एनर्जी निकलेगी, अपने से कम गर्म पानी की तरफ जाएगी। उससे भी हीट एनर्जी निकलेगी, ठंडे पानी की तरफ जाएगी। उससे हीट एनर्जी निकलेगी, वो बर्फ़ आइस क्यूब वाले हिस्से में चली जाएगी। और ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी उस वक्त तक होता रहेगा। पानी नहीं जा रहा, तवज्जो रहे। आप ये मत समझे, वर्डिंग पे गौर करें कि पानी एक बर्तन से निकल के दूसरे बर्तन में जा रहा है, नहीं। हीट एनर्जी जा रही है, क्योंकि एनर्जी मैसिव नहीं होती। कोई भी बॉडी मुंतकिल अगर हो रही है तो उसका मतलब उसका मास मुंतकिल हो रहा है, बॉडी का मास। लेकिन यहाँ पानी का मास मुंतकिल नहीं हो रहा, बल्कि पानी के मालिक्यूल में मौजूद जो एनर्जी है वो मुंतकिल हो रही है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी का अपना कोई हेयत मादी वजूद नहीं होता। मास का तो होता है, लेकिन इसका अपना वजूद मादी वजूद नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? ये कैफियत है, ये एक एहसास है, और बड़ी ज़बरदस्त कैफियत है, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जब आप आम खाते हैं, आम की कीमत जो है, आम फलों का बादशाह कहलाता है। आम की जो कीमत है, कौन सी चीज़ उसको महंगा और दुनिया का अमीर तरीन फल बनाती है? क्या आम की शेप? क्या आम की रंगत? क्या आम का वज़न? ये उसको महंगा करते हैं, ये उसको वैल्यू देते हैं और बादशाह बना देते हैं फलों में, बेताज बादशाह? नहीं। क्या जवाब है इसका? टेस्ट ऑफ द मैंगो। नहीं समझे बात को? तो फलों का बादशाह वो अपने रंग होने की वजह से या वो अपने वजनी होने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसका जो रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न, वो है टेस्ट, जायका। वो जायके की वजह से ऐसा होता है। उसका जायका तमाम फलों में सबसे बुलंद तर जायका है, टेस्ट है। अब वो स्टूडेंट बुरा ना माने जिनको कोई दूसरा फल पसंद है, तो आप वो मिसाल अपने जहन में ले आए रेड के लिए। मुझे चूँकि मैंगो पसंद है इसलिए मैंने मैंगो वाली मिसाल आपको दे दी। आप अपने तौर से जो फल पसंद करते हैं उस मिसाल को फिट कर लें, आम को निकाल लें बीच में से। कहने का मकसद ये कि किसी भी फल की जो वैल्यू है वो उसकी कीमत उसके वज़न की वजह से, उसके रंग की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके टेस्ट की वजह से होती है। इसी तरीके से याद रखिएगा, जो एनर्जी है, एनर्जी जिसको हम बात, वो एनर्जी जो है वो क्वालिटी है किसी भी बॉडी की। बॉडी क्वांटिटी है और एनर्जी क्या है? क्वालिटी। क्या है क्वालिटी? किस मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ जो है, दोबारा वहीं आ जाए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, तवील हो जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएं। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर आर ब्राउट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर हों और थर्मल कॉन्टैक्ट में आए, यानी हीट एनर्जी इनमें ट्रांसफ़र हो सकती हो, इस तरह से आ जाएं कॉन्टैक्ट में विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, द हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, कहाँ से? हॉट बॉडी से किस तरफ? कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट यानी एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है। कब तक होगा ये अमल? टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम्स द सेम, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। देन दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब वो कहलाती हैं कि वो किस में आ गई? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल। और आखिर में कह रहे हैं कि एसआई यूनिट जो है वो टेम्परेचर का वो केल्विन है। समझ रहे बात को? तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। दोबारा मैं वहीं आ जाऊँ, बात मुकम्मल कर लूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक हॉट बॉडी से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर कोल्ड बॉडी में जाती रही। क्वालिटी एक जगह से दूसरी मुंतकिल हो रही है, और तब तक हो रही है जब दोनों
बर्तनों में मौजूद अजसाम की क्वालिटी यानी टेम्परेचर एवरेज नहीं हो गया, काइनेटिक एनर्जी एवरेज नहीं हो गई, सेम नहीं हो गई। तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो आपके यकीनन जहन में पैदा हुआ होगा, नहीं हुआ तो पैदा करें, कि जब इन दो बॉडीज़ के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, इसका मतलब है दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों की गर्माइश या ठंडक सेम हो गई, तो क्या अब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बंद हो जाएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी रुक जाएगा? तो दिलचस्प बात यह कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नेवर स्टॉप्स। तवानाई का इंतकाल कभी नहीं रुकता है, तवानाई का इंतकाल कभी भी नहीं रुकता, एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है। बस अब होगा ये कि पहले जिस्म से निकल कर एनर्जी अभी भी दूसरे जिस्म में जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका तवाज़ुन बिगड़ेगा यानी उसकी हीट बढ़ेगी तो अब दूसरे जिस्म से निकल कर फिर पहले जिस्म में आ जाएगी। ये बैलेंस हुई, वहाँ एनर्जी बढ़ गई, वहाँ से निकल कर फिर आ जाएगी। इस तरह तराजू के पल्ले होते हैं ना, झूले होते हैं, इज डेट क्लियर? जस्ट ऐसे ही होता रहेगा। अब एक कमरे के अंदर अगर मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें फर्नीचर लकड़ी की सूरत में मौजूद है, उसमें पंखे की सूरत में स्टील या लोहा मौजूद है, दीवारों की सूरत में कंक्रीट मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें तो एक कमरे में मौजूद होती है ना, प्लास्टिक भी होगी, ये सारे मटेरियल मौजूद होंगे मुख्तलिफ फॉर्म्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी मौजूद होगी, हवा ऑक्सीजन की सूरत में, रेड क्लियर? पानी रखा हुआ है तो लिक्विड भी मौजूद होगा। ये सारे के सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से हीट एनर्जी नहीं निकल रही? नहीं, अभी भी निकल रही है। तो जिस रेट से हीट एनर्जी निकल रही होगी उसी रेट से हीट एनर्जी मुंतकिल भी हो रही होगी, यानी एक जिस्म से निकल रही है तो किसी और जिस्म से उसमें जा रही है, इससे निकल कर इसमें आ रही है, फिर इससे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और बात रुकेगी नहीं, बात बढ़ती रहेगी। इतना काफ़ी आपके ऊपर बारिश समात होगा, उसके लिए माजरत है। बस ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिक, इसको जहन में रखें। उसके बाद तो आपके सामने ही है स्क्रीन जिसमें हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर स्केल वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।